गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के विषय विज्ञान के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत जो आज का अध्याय हमारा शामिल है उसका नाम है रक्त की संरचना, रक्त वर्ग, रक्त बैंक, रक्ताधान एवं सावधानियाँ। इस अध्याय के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रक्त की संरचना की। रक्त की संरचना की अगर हम बात करें तो इसके कौन कौन से मुख्य भाग होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो रक्त के दो मुख्य भाग जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला भाग है रुधिर कणिकाएं और दूसरा भाग है प्लाज्मा। इन दोनों बिंदुओं को हम समझेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। तो रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिका से बना होता है। रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ एकत्रित कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की। लाल रुधिर कणिकाएं गोल तथा दोनों ओर से पिचकी हुई अर्थात उभयावतल आदि आकार में होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं समस्त रक्त का लगभग 90% भाग होती हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली जीव कला से ढकी होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन को। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये इसका डायग्राम है लाल रुधिर कणिकाओं का। इनके विभिन्न आकार होते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट बात आती है निर्माण। तो इसका लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में अपने जीवन काल में होता है। लेकिन अगर बात करें भ्रूण अवस्था की तो भ्रूण अवस्था में यकृत तथा प्लीहा में होता है। कार्य की बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं हमारे शरीर में। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक अंग से दूसरे अंग तक उनको ले जाती हैं। अगर हम बात करें इसके जीवन काल की तो आरबीसी का जो टाइम पीरियड होता है, जो लाइफ है उसकी, वो 120 डेज़ की अबाउट होती है। इससे भी कुछ केसेस में 127 दिन अधिकतम बताए गए। ये एक औसत वैल्यू लिखी हुई है 120 दिन। अगर बात करें इसकी नंबरिंग की तो पुरुषों में लगभग 55 लाख और महिलाओं में 45 और 50 लाख के बीच में लगभग इनकी संख्या होती है। अब बात आती है ये बनकर तैयार होती हैं हमारे अस्थिमज्जा में। उसके बाद ये अपना पूरा जीवन काल जो 120 दिन का लाइफ टाइम है इसको सरवाइव करते हुए प्लीहा में जाकर ये ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ इनका एंड हो जाता है। इसलिए प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं की। श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार अनिश्चित होता है। इनमें कोई रंग नहीं होता है क्योंकि इसमें रंग वाले वर्णक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, रंग किसी कणिका में कब आता है? जब उसमें रंग वाले वर्णक उपस्थित हो। जैसे लाल रक्त कणिकाओं में आपका हीमोग्लोबिन उपस्थित था तो उसका रंग लाल आ रहा था। इसमें कोई वर्णक नहीं होता है इसलिए इसका कोई रंग नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं की। ये चित्र दिया है इनका कि इनका शेप और साइज़ के हिसाब से ये किस प्रकार की होती हैं। और हम बात करते हैं इसके निर्माण की। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण प्लीहा में होता है। कार्य रोगों से लड़ने की क्षमता इनके अंदर होती है। रुधिर की सफाई करती हैं। जीवन काल इनका 1 से 4 दिन रहता है। संख्या की बात करें तो 5000 से लगभग 9000 तक संख्या इसकी पुरुषों और स्त्रियों में पाई जाती है। अब बात आती है तीसरे टाइप की। तो जो हमारी रुधिर कणिकाएं होती हैं उसका जो तीसरा प्रकार है वो है रुधिर प्लेटलेट्स। सामान्य तौर पर आपने जैसे मलेरिया वगैरह हो जाता है, डेंगू वगैरह हो जाता है, उसमें जब प्लेटलेट्स काउंट गिरती हैं तो वो यही प्लेटलेट हैं। तो ये रुधिर प्लेटलेट जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह केवल स्तनधारियों के शरीर में पाई जाती हैं।
ये गोल, अंडाकार, तस्त्रीनुमा और उभयतल आदि आकार में होती हैं। इनमें केंद्रक का अभाव होता है। इनका आकार 2 से 4 माइक्रोन व्यास का होता है। ये पूर्ण कोशिकाएं नहीं होती हैं, वरन अस्थिमज्जा की कुछ कोशिकाओं के विखंडन से तैयार होती हैं। अगर बात करें इनके कार्य की, तो जो प्लेटलेट्स हैं इसका कार्य है रुधिर को बहने से रोकना। जब रुधिर हमारा थक्का जमाता है तो वो इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से जमाता है। और दूसरा, इसका जीवन काल जो है वो लगभग 8 से 10 दिन का होता है। इनकी संख्या मनुष्य में 2 लाख से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, यानी प्रति इतने ब्लड के अंदर 2-2.5 लाख आपके पास प्लेटलेट्स काउंटिंग होती है। संगठन, इसका काम क्या है कि ये थ्रोम्बोस्थिनीन प्रोटीन और वसा और एंजाइम से मिलकर बना होता है। और ये थ्रोम्बोस्थिनीन जो प्रोटीन है यही आपके रक्त को जमाने में सहायक होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ बनाती है जो कि घाव के ऊपर जो आप पपड़ी सी जम जाती है, जिसको खुंट वगैरह भी बोलते हैं सामान्य भाषा में आप, तो वो उसके ऊपर कवर हो जाती है, जिससे कि घाव से कोई रक्त बाहर ना आ सके और ये इन्फेक्शन वगैरह को भी रोकेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये रुधिर कणिकाएं जो हैं 3 प्रकार की होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं, ज़रा थोड़ा सा प्रोसेस को समझ लेते हैं। थ्रोम्बस वाली जो घाव के ऊपर जो परत जम जाती है उसको, तो चोट या घाव पर फटी हुई रुधिर वाहिनियाँ या केशिका से जैसे ही रुधिर बाहर निकलता है तो उसके साथ रुधिर की प्लेटलेट्स भी बाहर आ जाती हैं। और ये क्या करती हैं, वायु के संपर्क में आने से स्वयं टूट जाती हैं, जिससे क्या होता है, टूट कर ये क्या करती हैं, आपस में एक जाला टाइप का बनाती हैं ना, क्रॉस जैग। तो वो जाला जो होता है वो रक्त स्राव को रोकने में सहायक होता है। अच्छा, इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स आपस में चिपक कर, क्रॉस एंगल से ये चिपक कर आपस में क्या करती हैं, उस स्थान को बंद कर देती हैं। इन डॉट्स को थ्रोम्बस कहा जाता है। और ये थ्रोम्बस इतने बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे से, जिससे कि उस ब्लड के आने जाने का रास्ता रुक जाता है। और इस प्रक्रिया को, ये थ्रोम्बस बनने की प्रक्रिया होती है और रक्त को रोकने की प्रक्रिया होती है, इसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रक्त के 2 भाग थे, मैंने आपको बताया। एक था पहला रुधिर कणिकाएं, दूसरा था प्लाज्मा। रुधिर कणिका के 3 भाग, लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उन तीनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। ये रुधिर का दूसरा भाग है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह हल्के पीले रंग का क्षारीय, साफ, पारदर्शी, निर्जीव एवं आधारभूत तरल होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 55% भाग होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है तथा शेष 9 से 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाती हैं। अब ये 90% जल है, इसके अलावा जो भी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं उसमें ये चीज़ें आपकी मिली हुई होंगी, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, पचे हुए पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। और इसके भी मैंने आगे आपको नाम बता रखे हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन में अल्बुमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। और पचे हुए पोषक पदार्थों की अगर बात करें तो ग्लूकोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, विटामिन्स, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। उत्सर्जी पदार्थों की अगर बात करें तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, ये सभी प्लाज्मा के घटक हैं जो उसके अंतर्गत पाए जाएंगे। 9% 10% लगभग जो है वो इसी चीज़ से बना होगा। ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स हैं, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले सभी हार्मोन्स, जो भी हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। घुली गैसें, इसमें आपका प्रति 100 ml में प्लाज्मा में प्रति 100 ml में जल में 0.29 ml ऑक्सीजन होती है, 0.5 ml नाइट्रोजन होती है और 0.5 ml कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 होती है। नेक्स्ट, सुरक्षात्मक पदार्थ, तो इसमें अभी बताया था मैंने, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन प्रतिरक्षी पदार्थ हैं ये, और जो कि जीवाणु, विषाणु तथा हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं। प्रतिजामन, रक्त में हिपेरिन नामक संयुक्त पॉलीसैकेराइड बहता है जो कि रक्त में
रक्त को शरीर में जमने से रोकता है। ये शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उसको जमने से रोकेगा, है ना। कि शरीर के अंदर अगर रक्त जमेगा तो आपको हार्ट अटैक की समस्या यानी ब्लड का क्लॉटिंग बन जाना, गांठें पड़ जाना, शरीर पे कहीं कहीं मांस के लोथड़े से ऊपर उठ जाना, इन समस्याओं से आपको बचाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम रुधिर का थक्का जमना। रुधिर का थक्का जमना, इस बारे में अगर हम जानकारी थोड़ी सी समझें तो ये कोई चोट वगैरह लगने की स्थिति में जब ब्लड हमारे शरीर से बाहर बहता, उस स्थिति में थक्का जमने को है ना। तो हम सभी जानते हैं कि जब शरीर पर बाहरी चोट या घाव हो जाता है तो उससे रुधिर निकलेगा और रुधिर के जम जाने से रुधिर का निकलना बंद हो जाता है। ये रुधिर के जमने की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले हमारे शरीर से एक हल्का पीले रंग का पदार्थ निकलता है जिसे हम सीरम कहते हैं। यह जमे हुए रुधिर के लोथड़े को और जमे हुए रुधिर के लोथड़े यानी जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको थक्का कहते हैं। रक्त स्त्राव को रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टेसिस कहते हैं। अभी क्या था हीमोस्टेसिस, ये मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं रुधिर जमने की प्रक्रिया की। ये रुधिर जमने की प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, पहले चरण में एंजाइम तैयार होते हैं। दूसरे चरण का काम होता है पेप्टाइड श्रृंखलाओं को ब्रेक करना। और तीसरा जो चरण होता है उसके अंतर्गत लास्ट में आपका थक्का रुधिर का जम जाता है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से ऐसा थक्के जो है बनने लगती है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो प्रथम चरण जो है, चोट से घायल जो भी भाग होगा उसकी रुधिर वाहिनियाँ क्या होंगी, वहाँ से सिकुड़ जाएंगी। क्षतिग्रस्त ऊतक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ को मुक्त करते हैं, रिलीज करने लगते हैं। और जो कि कुछ लाइपोप्रोटीन्स तथा फॉस्फोलिपिड्स का मिश्रण होता है, इसे फैक्टर थर्ड, एलिमेंट थर्ड भी कहते हैं। क्षतिग्रस्त रुधिर कोशिकाओं से निकली रुधिर प्लेटलेट्स भी विघटित होकर एक फॉस्फोलिपिड नामक पदार्थ मुक्त करती हैं। ये दोनों पदार्थ प्लाज्मा के कैल्शियम आयन तथा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज बनाते हैं नामक एंजाइम बनाते हैं। सेकंड चरण यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम आपने तैयार किया है, इससे ये क्या करेगा, प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिजामन यानी जैसे दही जमाने के लिए जामन की आवश्यकता होती है ना सामान्य तौर पे, ये उसी से बना हुआ शब्द समझें। ये क्या करेगा, आप ब्लड को जमाने में सहायक होगा, है ना। तो हेपेरिन को निष्क्रिय करेगा। अच्छा, हेपेरिन क्या है, एक ऐसा है जो ब्लड को जमने से रोक सकता है, जमने से रोक सकता है, यानी वो ब्लड को जमने नहीं देगा, इसीलिए वो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में बहता है, जिससे कि शरीर के अंदर कोशिकाओं में ब्लड जमे नहीं। अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसा तैयार करना है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर है, कुछ ऐसी चीज़ तैयार करनी है जो कि इसको रोक सके, क्योंकि जब तक ये ब्लड के अंदर रहेगा तो ब्लड जमेगा नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, इसका एक एंटी जामन तैयार किया, यानी प्रतिजामन तैयार किया। वो क्या करेगा, इसमें इसको निष्क्रिय कर देगा। प्रतिजामन यानी हिपेरिन जो पदार्थ है इसको निष्क्रिय कर देगा और फिर छोटी छोटी पेप्टाइड्स श्रृंखला तैयार होंगी थ्रोम्बिन की। किसकी, थ्रोम्बिन की। ये काम करेंगी आपके ब्लड की ऊपरी लेयर को जमाने में। अब बात करते हैं थर्ड चरण की, तीसरा जो स्टेप है। अब थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति काम करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को पहले ब्रेक करेगा, है ना, चेन में। तो एकलक, सिंगल चेन जिसको बोलते हैं, और फिर उसका एक लक आपस में मिलके वो बनेंगे बहुलक, जिसको मोनोमराइजेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस का नाम होता है पॉलीमराइजेशन, है ना। बहुलकीकरण एक प्रोसेस है, उसके तहत ये काम होगा। तो इससे फिर क्या होगा, आपकी फाइब्रिन के लंबे ठोस और जाले के आकार के, जैसे होता है ना छलनी वगैरह होती है, उस टाइप का जाला बन जाएगा, क्रॉस एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये क्या है, ऐसे करके लाइनें बनेंगी अलग अलग प्रोटीन की, है ना। तो ये जो लाइनें बनेंगी ये क्रॉस जिगजैग। अच्छा, ये अभी तो हम लोग यहाँ तक दूर दूर दिखाई दे रही है ना, लेकिन उसमें जब बनेंगी तो ये बिल्कुल क्लोज होंगी, जिससे क्या करेंगी, एकदम रुधिर के रास्ते को रोक देंगी।
इस प्रकार रुधिर का थक्का जम जाएगा और ये प्रोसेस हमारी पूरी हो जाएगी। इस चित्र की सहायता से जो भी हमने ये 3 स्टेप थे, उन्हीं 3 स्टेपों के बारे में ये डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको दिया है। वो तीनों स्टेप इसी में शामिल है, ब्लड टिश्यू से लेकर और लास्ट में उसका फाइब्रिन पॉलीमर बनने तक का प्रोसेस। और ये फाइब्रिन पॉलीमर जब बनेगा तो इसका मतलब आपका ब्लड का थक्का जम जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रुधिर के कार्य की। ये तो हो गए रुधिर के 2 भाग थे, दोनों भाग हमने पढ़ लिए। पहला रुधिर कणिकाएं, दूसरा प्लाज्मा। रुधिर कणिका के भी अपने पार्ट्स थे तो उनके बारे में भी हमने साथ में अध्ययन किया। अब बात आती है रुधिर के कार्यों की। तो रुधिर के कार्य क्या क्या हैं? विविध पदार्थों का परिवहन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, रोगों से बचाव करना, शरीर की सफाई रखना, तापमान नियंत्रण करना, चोट का उपचार करने में सहायक होना, थक्का जमाने में सहायक होना। और रुधिर के अंदर ही क्वालिटी है इस तरीके की, है ना, उसके अंदर गुण है उसका। और शरीर के विभिन्न अंगों में आवश्यक पदार्थों की, ऑक्सीजन वगैरह इन चीज़ों की भी पूर्ति करना, ये रुधिर के काम है। अब आती है एक मुख्य बात, रुधिर वर्ग का निर्धारण। रुधिर वर्ग की अगर बात करें तो कॉमनली आप सभी लोग जानते हैं कि 4 रुधिर वर्ग होते हैं। कितने? 4। और कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर। जो रुधिर वर्ग की खोज की थी, वो 4 रुधिर वर्ग जो है वो कुछ स्पेशल कंडीशंस के आधार पर डिसाइड होते हैं ना, डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि ये इसमें पाया, ये इसमें पाया। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। वो क्या बातें हैं? पहली चीज़, यदि किसी भी सीरम में रुधिर नहीं जमता, एंटीबॉडी और एंटीजीन 2 चीज़ें इसमें हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, इन दोनों के आधार पर ये डिसाइड होगा, वो भी अभी आगे अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो पहले यहाँ ध्यान रखना है आपको कि यदि किसी भी सीरम में रुधिर नहीं जमता है तो उस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ओ होगा। ये इस तरीके से डिसाइड होता है ना, जमने और ना जमने के आधार पर। और यदि दोनों में जम जाता है तो रुधिर वर्ग ए बी होगा, दोनों में, यानी ए में भी और बी में भी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, सीरम है ये। और यदि रुधिर वर्ग केवल एंटीबॉडी ए में जमता है तो ए वर्ग, और केवल बी में जमता है तो बी वर्ग। इसके आधार पर आपको ये पता चलेगा कि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग कौन सा है। ये टेबल मैंने 2 इंक्लूड किए हैं यहाँ पर। पहली टेबल आपको रुधिर वर्ग के बारे में और उसमें उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बता रही है। दूसरी वाली टेबल रुधिर वर्ग के बारे में सीरम के आधार पर जमेगा या नहीं जमेगा। एंटीबॉडी तो वो प्रेजेंट है ही है, लेकिन सीरम के आधार पर वो जमेगा या नहीं जमेगा इस बात की जानकारी देती है। तो अगर इस टेबल को हम समझना चाहें तो ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ओ की। ये एंटीजन है जो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है, और उसी के आधार पे ब्लड ग्रुप लिखे जाते हैं। जैसे ये एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है, कैपिटल है ना, और तो आपका ब्लड ग्रुप बी। ए और बी दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ओ बी, ए बी। और इनमें से कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप है ओ। एंटीबॉडीज़ की रिवर्स होती है उल्टे, जैसे ए यहाँ पर एंटीजन था तो एंटीबॉडी बी होगा, और ये छोटे लेटर से लिखी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से लिखी गई है सारी। और ये जमने और ना जमने वाला प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया था, उसी के आधार पर देखिएगा ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं। देखो, दोनों में जम जाता है ए बी, दोनों में से किसी में नहीं जमता है ओ। ए में जम जाता है लेकिन बी में नहीं जमता है ए में नहीं जमता है, बी में जम जाता है, इसका मतलब बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप का ज्ञान होता है और जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रुधिर वर्ग के। ये जो डिवीज़न है वो एंटीजन और एंटीबॉडी, अभी मैंने आपको बताया कौन सा किस में है, तो इसकी खोज करता है कार्ल लैंड स्टीनर। अभी आपको नाम बताया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रुधिर बैंक की। वह स्थान अथवा संस्था
जहाँ विभिन्न रक्त समूह के रक्त सुरक्षित अथवा संग्रहित किए जाते हैं, रुधिर बैंक कहलाते हैं। इनका तापमान, जहाँ ये रुधिर संरक्षित किए जाते हैं उस जगह का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है रुधिर को, और इस तापमान पर लगभग 30 दिन ये सुरक्षित रखे जा सकते हैं। रक्तदान क्या है? ज़रूरत के समय पर, जब आपको मान लो ज़रूरत पड़े या किसी को भी ज़रूरत पड़े, उस समय के लिए हम पहले से रक्त को प्रिजर्व करके रखते हैं। ऐसी स्थिति में ये रक्त बैंकें क्या करती हैं, तमाम एनजीओज़ के थ्रू ब्लड बैंक कैंप लगाती हैं। कैंप लगाकर उनसे क्या होता है, लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान कराए जाते हैं, जिसमें लोग अपनी इच्छा से ब्लड डोनेशन करते हैं। ये ब्लड डोनेशन कौन कर सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और किसको ब्लड किसका दिया जा सकता है उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि ये ब्लड डोनेट करने वाली जो प्रोसीजर है उसमें ध्यान रखना है, वही व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है जो HIV पॉजिटिव नहीं है, हेपेटाइटिस B या C से ग्रसित नहीं है, और VDRL सिफिलिस या मलेरिया रोग से ग्रसित नहीं है। और ख़ास चीज़ कि कोई भी रक्त संबंधी रोग अगर किसी व्यक्ति को हो तो वो भी ब्लड दान न करे। ठीक है, और बाकी वहाँ ब्लड सभी का टेस्ट होता है, जब भी वो प्रिजर्वेट किया जाता है। अगर उस ब्लड में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो वो ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये डोनर और रिसिपेंट की। तो रक्तदाता कौन है और रक्तग्राही कौन है, ये टेबलर्स की सहायता से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का रक्त वर्ग जो है वो A है, तो वो क्या कर सकता है, रक्त वर्ग A वाले व्यक्ति को दे सकता है, B वाले को नहीं दे सकता है, AB वाले को दे सकता है, O वाले को नहीं दे सकता है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी बात समझिएगा। अभी मैंने आपको एंटीबॉडी और एंटीजन बताए थे। तो एंटीजन जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स से लिखे जाते हैं, और एंटीबॉडी जो होते हैं वो स्मॉल लेटर्स से लिखे जाते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी एंटीजन, और एंटीजन के आधार पर ही रक्त का नाम लिखा गया है ना, मेनली ये बात ध्यान रखना कि एंटीजन जो होते हैं कैपिटल लेटर से लिखे हैं, और रक्त समूह भी कैपिटल से लिखा है आपने। तो जो कोई भी एंटीजन अपने एंटीबॉडी को, जैसे ए वाला, कैपिटल ए वाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कैपिटल ए है और जिसको वो दे रहा है उसका एंटीबॉडी कैपिटल ए है, तो ये संभव नहीं है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब इस टेबल को समझिएगा, जैसे ये देखो एंटीजन है इसका ए, ब्लड ग्रुप ए है तो जाहिर सी बात है एंटीजन भी ए ही होगा। तो ये उसी को दे सकता है जिसका एंटीबॉडी ए ना हो। तो देखो एंटीबॉडी इसका ए था, इधर ए, इसलिए इसने इसको नहीं दिया। इसके एंटीबॉडी में, ओ वाले के एंटीबॉडी में भी ए आ रहा है, तो इसलिए इधर भी नहीं दिया। ऐसे ही बी वाला एंटीजन जिसका है वो बी वाले को नहीं देगा, जैसे इसका एंटीबॉडी भी है, इसका एंटीबॉडी भी है। ए बी वाला ना बी वाले को देगा ना ए वाले को देगा। ठीक है, जिसका एंटीजन एंटीबॉडी ये दोनों होंगे उसको नहीं देगा। और ये इधर भी यहाँ क्रॉस आएगा। ठीक है, टेबल में ध्यान रखिएगा, एक मिस्टेक है, ए बी वाला केवल ए बी वाले को दे सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ भी क्रॉस आएगा क्योंकि ए बी वाला इसे भी नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों टाइप के एंटीबॉडी उपस्थित है। अब बात आती है ओ की, तो ओ आप जानते हैं सभी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये सभी को दे सकता है। अब इसमें एक पॉइंट समझने का है कि एक पॉइंट निकल के आता है यहाँ से कि रक्तदाता और रक्तग्राही दो चीज़ें हैं हमारी। इसमें सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? तो आप ब्लड ग्रुप यहाँ भी लिखे हुए हैं ये, और ब्लड ग्रुप इधर भी लिखे हुए हैं। आप किसी भी एक लाइन को पढ़ते देखते चलिएगा, जिसके सामने सभी राइट के साइन है उसी साइड से समझिएगा। तो ये रक्त प्राप्तकर्ता लिखे हुए हैं ऊपर, है ना। तो ए बी वाली लाइन में आप देख रहे होंगे सभी टिक राइट हैं, तो इसका मतलब ये सभी से ले सकता है, रक्त प्राप्त करते ही तो है, तो ये सर्वग्राही हो गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ से देखें तो ये रक्तदाता इधर वाली लाइन में लिखेंगे ना,
तो ओ के सामने सब जगह राइट का टिक है, इधर ए बी के सामने सब जगह राइट का टिक है, तो ये ए बी हो गया रक्तग्राही सर्वग्राही, और ओ हो गया सर्वदाता। ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक है इस चीज़ का, हालांकि ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी ब्लड के साथ की ये चीज़ एक कंपोनेंट ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर आपको कुछ जानकारियाँ और मिलेंगी। क्या है इस टॉपिक के अंतर्गत? RH फैक्टर। RH कारक जो होते हैं, सबसे पहली बार रहीसिस नामक बंदरों की प्रजाति है उसके अंतर्गत ये पाए गए थे। RH फैक्टर जो होते हैं, इसकी खोज लैंडस्टीनर और वीनस नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और इसमें फैक्टर में ये RH फैक्टर क्या होता है, हमारे ब्लड को 2 पार्ट्स में बांट देता है, पॉजिटिव और निगेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं उसके आधार पर इसके जो 2 वर्ग हैं उसके आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप जो है वो 4 की जगह फिर 8 पार्ट्स में बट गए। कितने में? 8। और अब अगर प्रॉपरली डिफाइन किया जाए सर्वदाता और सर्वग्राही को, तो और डिफाइन कंडीशन निकल के आएगी। सामान्य तौर पे हम ए बी को जो है सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं, सामान्य नियम से जो 4 ब्लड ग्रुप मानते हैं। लेकिन अगर RH फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम समझें और डीपली अगर इस चीज़ को, तो ए बी पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही है और ओ निगेटिव जो है वो सर्वदाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये फाइनेस्ट चीज़ है, ये सर्वग्राही और ओ सर्वदाता। बाकी जैसे पॉजिटिव निगेटिव लगा के सभी के 4 और 4 8 हो गए है ना, ओ ए बी सब पे पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन लगा दो तो 4 के 8 हो गए। तो 8 ब्लड ग्रुप हैं टोटल RH फैक्टर के अकॉर्डिंग, जिसमें ए बी प्लस वाला सर्वग्राही और ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। ये आपकी वीडियो हुई कंप्लीट, हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त। इस टॉपिक को आप लोग सभी ध्यान से पढ़ें, सुनें, समझें, किताब से देखें, कोई चीज़ ऐसी लगे समझ नहीं आई तो बताइएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।